नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सामान्य रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं संक्रामक रोग क्या होता है या संक्रामक रोग का क्या अर्थ है। प्रत्येक प्राणी समय समय पर विभिन्न रोगों का शिकार हो जाया करता है। रोग के कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं तथा अनेक बार रोग के ही कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। चिकित्सा की सुविधाओं के विकास के साथ साथ रोग के कारणों, उनसे बचने के उपायों तथा उपचार द्वारा अब रोगों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा रहा है। रोग का शिकार बन जाने पर भी उपचार द्वारा रोगी को ठीक किया जा सकता है। रोग अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ रोग शरीर के विभिन्न अंगों के सही कार्य न करने के कारण उत्पन्न होते हैं तथा कुछ रोग पोषक तत्वों के अभाव में हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेष प्रकार के रोग भी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणुओं द्वारा ही पनपते हैं। ऐसे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं। इस प्रकार के रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे बच्चों आजकल क्या है, हम लोग क्या, कोरोना एक प्रकार का संक्रामक रोग ही है। एक दूसरे को आपस में छूने से ये बढ़ता जाता है, इसलिए इसका बचाव करना हमें बहुत ज़रूरी है। रोग किसी भी प्रकार का हो, वह मानव स्वास्थ्य का भयंकर शत्रु है। इस पुष्टि से संक्रामक रोग और भी अधिक भयंकर होता है। संक्रामक रोगों को छूत के रोग भी कहते हैं। कौन व्यक्ति कब संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो जाए पता नहीं लगता, क्योंकि प्रत्येक संक्रामक रोग का कारण एक अत्यंत सूक्ष्म जीव होता है जिसे रोगाणु कहते हैं। इनके शरीर में प्रवेश करने पर ही व्यक्ति इन रोगों से ग्रस्त हो जाता है। यह रोगाणु इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के देखा नहीं जा सकता। अतः रोगी के पास उठने बैठने, उसकी वस्तु प्रयोग करने, रोगी के मलमूत्र, थूक, कफ आदि का भली प्रकार विसंक्रमण न होने की स्थिति में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश पाने में सफल हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें इनसे बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता होती है। संक्रामक रोग बहुत शीघ्र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, परिवार व समूह ही नहीं बल्कि पूरे शहर पर भी तीव्रता से फैल जाता है। इसके व्यापक रूप से फैलने को महामारी कहते हैं। मलेरिया, चेचक, हैजा, प्लेग, कुकुर खांसी, गलसुआ, टीबी आदि भयानक संक्रामक रोग हैं। एक समय था जब किसी भी संक्रामक रोग का कोई विशेष इलाज न था और आए दिन यह महामारी के रूप में लाखों व्यक्तियों को काल का ग्रास बना लेती थी। किंतु आज वैज्ञानिकों ने रोगाणुओं के विकास में इतनी जानकारी प्राप्त कर ली है कि अनेक रोगों पर नियंत्रण करना सफल हो गया है। आज वैज्ञानिकों ने चेचक का उन्मूलन तथा मलेरिया पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करके जनता को बहुत राहत दिलाई है। इससे हम लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने लगा है। रोगाणु तथा उनके प्रकार। रोग उत्पन्न करने वाले अत्यंत सूक्ष्मदर्शी या जीवाणु को रोगाणु कहते हैं। ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला वनस्पति जन जीवाणु, दूसरा जंतु जन जीवाणु। वनस्पति जन जीवाणु का निवास भिन्न भिन्न वनस्पतियों में तथा जंतु जन जीवाणुओं का
निवास पशुओं व मनुष्यों की आंतों व त्वचा में होता है। संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि के कारण होते हैं। रोगाणु किसी भी माध्यम द्वारा संचरण करके व्यक्ति को रोगग्रस्त बना देते हैं। रोगाणुओं का संचरण वायु, जल, भोजन, शारीरिक संपर्क, रोग वाहक कीटों आदि के द्वारा या चोट लगने से होता है। मनुष्य के शरीर में रोगाणुओं के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करने की क्षमता प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने पर रक्त में उपस्थित श्वेत रुधिर कणिकाएं इन रोगाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। इस प्रतिक्रिया को प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहा जाता है। व्यक्ति के कमज़ोर होने की स्थिति में श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करने में असफल हो जाती हैं और व्यक्ति रोगी हो जाता है। प्रतिजैविक औषधियों द्वारा रोगाणुओं तथा उनसे उत्पन्न विषैले पदार्थों के प्रभाव को नष्ट करके रोग का उपचार किया जाता है। इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। कृत्रिम उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए रोगाणुओं को प्रभावित बनाकर और उन्हें टीके के रूप में शरीर में प्रवेश कराकर प्रतिरक्षा स्थापित की जाती है। संक्रमण रोगों का फैलना या सामान्य रोगों का फैलना। मनुष्य में संक्रमण या सामान्य रोग निम्न प्रकार से फैलते हैं। पहला भोजन तथा पेय पदार्थ द्वारा, दूसरा वायु द्वारा, तीसरा कीटों के काटने से, जननेंद्रियों द्वारा, संसर्ग द्वारा और चोट या घाव द्वारा। पहला भोजन तथा पेय पदार्थों द्वारा। इस विधि से रोग फैलने में मक्खियों की सर्वाधिक भूमिका होती है। मक्खियाँ गंदे से गंदे तथा स्वच्छ सभी प्रकार के पदार्थों पर बैठती हैं। जब यह रोगाणु युक्त गंदगी या स्थान पर बैठती हैं तब अपने पैरों में रोगाणु चिपका लेती हैं और पुनः यह भोजन पर बैठकर वही रोगाणु छोड़ देती हैं। तो जो भोजन हम लोग खाते हैं उनसे सामान्य संक्रमण रोगों के जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। वायु द्वारा रोगी व्यक्ति के खांसने से, छींकने से, बोलने से, श्वसन के साथ रोगाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। कीटों के काटने से, जैसे मच्छर से मलेरिया फैल जाता है। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग फैल जाता है। तो इस प्रकार कीटों के काटने से भी हमारे शरीर में रोग फैलते हैं। संसर्ग द्वारा रोगी के द्वारा प्रयोग की गई बिस्तर है, तौलिया है, बर्तन है इत्यादि को यदि एक रोगी प्रयोग करता है उसके बाद उन्हें स्वच्छ किए बगैर दूसरा व्यक्ति प्रयोग कर लेगा तो वो संवहन के द्वारा फैल जाता है। फिर वायु द्वारा फैलने वाले रोग, चेचक। वायु जन्य रोगों में चेचक सबसे अधिक भयंकर व घातक रोग होता है। इसकी चपेट में आकर लाखों व्यक्ति, विशेष रूप से बच्चे, प्रभावित होकर काल को प्राप्त हो गए। और चेचक के बाद छोटी माता, खसरा, टीबी, कर्णरोहिणी, काली खांसी, कुकुर खांसी जिसे कहते हैं, कर्णफेर, भोजन की विषाक्तता, विषैला भोजन, ये सब ऐसे रोग हैं जो वायु द्वारा फैलते हैं। चेचक का कारण। चेचक एक तीव्र संक्रामक रोग है। यह रोग एक प्रकार के वायरस अर्थात विषाणु द्वारा फैलता है जिसे विरोला मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेरियोला वायरस है ये। वेरियोला
वायरस जिसके द्वारा चेचक फैलता है। इसका संवहन वायु द्वारा होता है। इस रोग की उग्रता 2 प्रकार की होती है। जब यह उग्र रूप धारण करती है तब इसे वेरियोला मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जब ये उग्र रूप में होता है इसे हम वेरियोला मेजर कहते हैं। इससे मृत्यु लगभग 30% होती है और जब उग्र रूप धारण नहीं करता है तो उसे हम वेरियोला माइनर कहते हैं। माइनर मीन्स कम। रोगी को सांस, खांसी व छींक द्वारा निकले हुए रोगाणु वायु में मिलकर बहुत दूर दूर तक फैलते हैं। चेचक के दाने सूखने पर उनसे निकले रोवे टाइप के रोगाणु उपस्थित होते हैं ऊपर उनके, जो वायु में मिलकर रोग का संवहन करते हैं। लक्षण, चेचक रोग के लक्षण। चेचक रोग में शरीर में पीड़ा होती है, ज्वर आता है, उल्टी भी होती है। तीसरे दिन लाल दाने दिखने लगते हैं। 8 से 9 दिन तक यही स्थिति रहती है। इस समय तक पूरा शरीर व चेहरा दाने युक्त हो जाता है। रोग से बचने के उपाय। चेचक से बचने का सर्वाधिक उत्तम उपाय है चेचक का टीका लगवाना। दूसरा है रोगी को प्रत्येक वस्तु पर विसंक्रमण करते रहना चाहिए। रोगी को सदैव अलग कमरे में रहना चाहिए। रोगी की प्रत्येक वस्तु को उबालकर शुद्ध कर लेना चाहिए। चेचक रोगी के साथ हमें सावधानियां रखनी चाहिए जो अत्यंत आवश्यक होती हैं। यदि हम सावधानी रखेंगे तो इससे जल्दी बचा जा सकता है और छुटकारा पाया जा सकता है। रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। रोगी को नाखून काट देने चाहिए जिससे दानों को कभी खुजलाने पर वह घाव न हो सकें। रोगी को भूल कर भी नमक खाने को ना दें, अन्यथा खुजली और अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है छोटी माता। छोटी माता भी चेचक के समान एक संक्रामक रोग होता है। इसका जीवाणु का नाम वेरिसेला वायरस है और ये 14 से 21 दिन तक रहता है। रोग के लक्षण में सिर और पीठ में दर्द बना रहता है, बेचैनी रहती है। 4-5 दिन में दाने सूखने लगते हैं तथा उन पर पपड़ी पड़ जाती है। संक्रमण, इस रोग के विषाणु नाक और गले के स्राव में होते हैं। रोग से बचने के उपचार में हम छोटी माता से बचने के लिए उपचार करेंगे वो निम्न प्रकार हैं। त्वचा को स्वच्छ रखना चाहिए। रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। खुजलाहट दूर करने के लिए मरहम का प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे रोग आता है खसरा। फैलने के कारण, चेचक की भांति यह भी एक संक्रामक रोग है जो एक विशेष विषाणु के कारण होता है। यह वायु द्वारा फैलता है तथा बच्चों में अधिक होता है। यह रोग 6 माह से 10 वर्ष की आयु में बच्चों को अधिक होता है। रोग का संक्रमण, रोगी के गले व नाक के स्राव में और त्वचा पर निकले दानों के छिलके में रोगाणु पाए जाते हैं। रोग होने के समय से लेकर जब तक रोगी की नाक के स्राव बहता रहता है तब तक रोग के संक्रमण की आशंका बनी रहती है। लक्षण, खसरा के विषाणु के शरीर में पहुंचने के कुछ समय पश्चात व्यक्ति को जाड़े के साथ बुखार हो जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि खसरा वायरस किस प्रकार का होता है। अगर इसे आप चित्र बना के अभ्यास करेंगे तो और अच्छा ये वायरस समझ में आ जाएगा बच्चों।
रोगी की आंखें लाल हो जाती हैं, इसमें खांसी, छींक इत्यादि आते हैं। उपचार के लिए यदि खसरा बिगड़े नहीं तो किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। रोगी की उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके कारण निमोनिया होने का भी भय होता है। बचाव: खसरे वाले बच्चे को घर के अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की नाक व मुंह से निकलने वाले स्राव को पुराने किंतु स्वच्छ कपड़े से पीछे पोंछ दें और उसे जला दें। रोगी के थूकने वाले बर्तन में निसंक्रामक पदार्थ डालें। प्रतिरक्षक: इसके प्रतिरक्षक के बचाव के लिए टीका है, जो 1 वर्ष की आयु में लगभग प्रतिरक्षण के लिए टीका लगाया जाता है, जो 1 वर्ष की आयु में लगाया जाता है। इससे उपार्जित रोग निरोधक क्षमता 15 वर्षों की आयु तक रहती है। टीबी एक अंग्रेजी का शब्द है। इस रोग को तपेदिक, क्षय रोग तथा राजच्छ कहते हैं। यह अत्यंत भयंकर तथा कष्टदायी संक्रामक रोग है। इस रोग की चिकित्सा इतनी खर्चीली है कि धन के अभाव में यह एक असाध्य रोग बनकर रोगी को मृत्यु का शिकार बना देता है। इसको मृत्यु का कप्तान भी कहते हैं। टीबी के प्रकार: टीबी कई प्रकार की होती है। इसमें से 2 प्रमुख हैं। पहले फुफ्फुसीय, दूसरा अफुफ्फुसीय। उद्भव काल 4 से 6 सप्ताह से लेकर कुछ वर्षों तक रहता है। संक्रमण काल: जब तक रोग पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। जब टीबी के रोगाणु रोगी के फेफड़ों को प्रभावित करते हैं तथा इसे फुफ्फुसीय टीबी तथा फेफड़ों के अतिरिक्त अन्य अंगों को प्रभावित करने पर फुफ्फुसीय टीबी अतिरिक्त अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं पर आप फुफ्फुसीय टीबी कहलाते हैं। बच्चों, इसे हम फिर से समझते हैं तो ये आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। जब टीबी के रोगाणु रोगी के फेफड़ों को प्रभावित करते हैं तब इसे फुफ्फुसीय टीबी तथा फेफड़ों के अतिरिक्त अन्य अंगों को प्रभावित करने पर आप फुफ्फुसीय टीबी कहते हैं, जो मुख्य रूप से गुर्दों, अस्थियों, आंतों, त्वचा एवं लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से ये टीबी के 2 प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं। कारण: टीबी का मुख्य कारण एक प्रकार का जीवाणु है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। बच्चों, इसको रट लीजिए, कई बार लिख के जब पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। रोगी के खांसने, छींकने, बोलने तथा उसके थूक, बलगम के साथ रोगाणु निकलकर लगभग 3 फुट की दूरी तक स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लक्षण: सर्वप्रथम हर समय हल्का हल्का सा ज्वर रहता है, भूख कम हो जाती है, व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है, सीने में पीड़ा होती है, शरीर के भार में निरंतर कमी आ जाती है। इसके बचाव: टीबी से बचने तथा इसकी रोकथाम के लिए बच्चों को जन्म के 5 माह पूर्व ही BCG का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। घर, मोहल्ले व नगर की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिप्थीरिया। इस रोग के कारण:
यह एक भयानक संक्रामक रोग होता है जो कि प्रायः 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में अधिक होता है। इसका उद्भव काल 2 से 5 दिन होता है। संक्रमण काल सामान्यतः 2 से 4 सप्ताह का होता है। इसके लक्षण प्रारंभ में गले में दर्द होता है, शरीर का तापमान 101-104 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, रोगी को बोलने तथा खाने पीने में कठिनाई होती है। रोग का संक्रमण इस रोग की संवहन वायु है। रोगी के बोलने, खांसने एवं छींकने से जीवाणु वायु में मिलकर स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। रोग से बचने के उपाय: रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को सावधानीपूर्वक नष्ट कर देना चाहिए। रोगी की परिचर्या करने वाले व्यक्ति को तथा घर के अन्य बच्चों को डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगवाना चाहिए। काली खांसी या कुकुर खांसी, उद्भव काल 7 से 14 दिन तक, संक्रमण खांसी प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व से 3 सप्ताह बाद तक। लक्षण: इसमें ज्वर आता है, बेचैनी होती है। बचाव के उपाय: स्वस्थ बालकों को रोगी से अलग रखना चाहिए। अन्य बच्चों को इस रोग से बचाने का टीका लगवाना चाहिए। टिटनेस शरीर में कहीं भी चोट लगने, त्वचा के छिलने अथवा फटने तथा उपयुक्त वस्तुओं के संपर्क में आने व जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये 4 से 10 दिन तक उद्भव काल रहता है। इसके लक्षण: रीढ़ की हड्डी धनुष के आकार की हो जाती है, मांसपेशी में फैलने व सिकुड़ने की क्षमता शून्य हो जाती है। उपचार के लिए हमें रोग के प्रथम लक्षण प्रकट होते ही रोगी को तुरंत पास के जिला अस्पताल में ले जाना चाहिए। घाव अथवा त्वचा के फटने के स्थान को मिट्टी, लोहे व गोबर आदि के संपर्क से सुरक्षित रखना चाहिए। कर्णफेड़ को गलसुआ या कनपेड़ा भी कहते हैं। जीवाणु वायरस होता है। उद्भव काल इसका 4 से 14 दिन का होता है। संक्रमण कारण रोग के लक्षण उत्पन्न होने के 6 दिन पूर्व से लेकर 13 दिन बाद तक, जब तक कि कर्णपूर्ण ग्रंथि की सूजन नहीं मिट जाती है। लक्षण: इस रोग में कान के आगे पीछे जबड़े के कोने में सूजन आ जाती है। उपचार के लिए रोगी के सूजन वाले भाग पर बेलाडोना प्लास्टर लगाना चाहिए। गले पर कपड़ा लपेटकर ठंड से बचाना चाहिए। भोजन की विषाक्तता: भोजन की विषाक्तता पूर्ण रूप से स्वच्छ, पौष्टिक तथा उपयुक्त दिखाई देने वाले भोज्य पदार्थ भी कभी कभी व्यक्ति को रोगी बना सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में भोजन की विषाक्तता समान समस्याएं पैदा करती हैं। सामान्यतः ऐसा भोजन ग्रहण करने में निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इससे जब हम खराब भोजन ग्रहण करेंगे तो जी मचलाता है, उल्टी आती है, पेट में दर्द रहता है, ज्वर उत्पन्न होता है, शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ जाती है। अधिक जल की पर्याप्त मात्रा ग्रहण न करने तथा उपचार न किए जाने की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए भोजन हमें स्वच्छ, ताज़ा और साफ सुथरा ढका हुआ ही करना चाहिए, जिससे हमें इस प्रकार की परेशानी शरीर में उत्पन्न ना हो। विषैला भोजन: भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियां एवं असावधानियों के कारण इसमें जीवाणुओं को पनपने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जीवाणु युक्त या विषैला भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए इस प्रकार का भोजन हमें नहीं करना चाहिए।
भोजन की यह विषाक्तता प्रायः मांस, अंडों, क्रीम तथा कस्टर्ड आर्ट द्वारा उत्पन्न होती है। मक्खियाँ भी इन जीवाणुओं के संवहन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उपचार तथा बचाव। इस रोग से बचने के उपाय इस प्रकार से हैं। भोजन को मक्खियों से सुरक्षित रखना चाहिए। भोजन बनाने व ग्रहण करने से पूर्व हाथों को साबुन से भली प्रकार धो लेना चाहिए। उपचार तथा बचाव। इस रोग से बचाव हम इस प्रकार करेंगे। पहला, भोजन बनाते समय मुंह पर रुमाल रखकर छींकना तथा खांसना चाहिए। भोजन बनाने से पूर्व हाथों को भली प्रकार साबुन से धोना चाहिए। भोजन पकाने के बाद ठंडा कर उसे रेफ्रिजरेटर में रखने से जीवाणु के पनपने की संभावना कम रहती है। अधिक विषाक्तता होने पर योग चिकित्सक से परामर्श लेकर विवेकपूर्ण कार्य को करना चाहिए, जिससे रोगी बच सके। विषाक्तता के प्रभाव। विषाक्त भोजन खाने के बाद केवल कुछ ही घंटों में रोगी पैरालिसिस अथवा लकवे का अनुभव करने लगता है। आँखों में धुंधलापन, भोजन चबाने व सटकने में तथा सांस लेने में कठिनाई आती है। बोलने में अस्पष्ट तथा भुजाएं लकवे की स्थिति में हो जाती हैं। उपचार तथा बचाव। इसमें एंटीबायोटिक औषधियों के उपयोग का इस विषाक्तता पे कोई लाभ नहीं है। रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। यह विषाक्तता इतनी भयानक है कि ठीक उपचार होने पर भी पीड़ित मनुष्य 6-7 महीने में ही पूर्ण स्वस्थ हो पाता है। अप्राकृतिक लगने वाले दुर्गंधयुक्त भोजन को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। भोजन की विषाक्तता से बचने के उपचार या उपाय। जहाँ तक संभव हो ताज़ा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन को भली भांति प्रेशर कुकर में पका लेना चाहिए। समस्त खाद्य सामग्रियों को मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए। यदि हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम खराब भोजन खाने से बच सकेंगे। बच्चों, इस प्रकार से आपका ये सामान्य संक्रामक रोग या सामान्य रोगों कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अध्ययन प्राप्त किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।